डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने मसूर दाल पर 10% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को 3 महीने यानी इस साल 31 मई तक बढ़ाया गया। हनी मिशन के तहत दिल्ली में केवीआईसी के राजघाट कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 राज्यों में 205 मधुमक्खी पालकों को 2050 मधुमक्खी बक्से, हनी कॉलोनी और टूलकिट वितरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति का किया था आह्वान। मध्य प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीयन प्रक्रिया जारी। इच्छुक किसानों के द्वारा अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन कराने का आज अंतिम दिन। बिहार के शिवहर और पूर्वी चंपारण जिले को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार सरकार ने मेगा प्लान पर किया काम शुरू। बागमती नदी के सरप्लस जल को बूढ़ी गंडक नदी में मोड़ने की महत्वाकांक्षा योजना। हजारों लोगों को बागमती नदी से आने वाली बाढ़ के प्रकोप से बचाया जा सकेगा। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्र सरकार ने मसूर दाल पर 10% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को 3 महीने यानी इस साल 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बारे में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के जरिए सरकार ने 8 मार्च से दालों पर 5% मूल सीमा शुल्क और 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर लगाया है। अभी तक दालों के आयात को शुल्क मुक्त रखा गया था। सरकार ने दिसंबर 2023 में पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को अनुमति दी थी। इसे 28 फरवरी तक 3 बार बढ़ाया था। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने दिल्ली में केवीआईसी के राजघाट कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 राज्यों में 205 मधुमक्खी पालकों को 2050 मधुमक्खी बक्से, हनी कॉलोनी और टूल किट वितरित किए। मनोज कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में गुजरात के बनासकांठा के दीसा में श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति का आह्वान किया था। इससे प्रेरित होकर केवीआईसी ने 2017 में हनी मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 20,000 से अधिक लाभार्थियों को 2 लाख मधुमक्खी के बक्से और मधुमक्खी कॉलोनियों मिल चुकी हैं। और गांवों में स्वीट क्रांति फैलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप 2017 से हनी मिशन योजना शुरू की गई है। इस मिशन के तहत मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कॉलोनियों और मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया जाता है। और रबी फसलों की कटाई का काम शुरू हो गया है। ऐसे में किसान अपनी उपज समय पर बेच सकें, इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न फसलों की खरीद के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीयन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू की जा चुकी है। इच्छुक किसान 10 मार्च तक अपना पंजीयन कराकर अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर बेच सकते हैं। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार द्वारा चना के लिए 5,650 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6,700 रुपये प्रति क्विंटल एवं सरसों के लिए 5,950 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। किसान चना, मसूर एवं सरसों के समर्थन मूल्य और उपार्जन के लिए वेबसाइट mpe-uparjan.nic.in पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। राज्य के किसान ई उपार्जन पोर्टल के अलावा फसल का पंजीयन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों, सहकारी समितियों एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र और एमपी किसान ऐप आदि के माध्यम से पंजीयन निःशुल्क कर सकते हैं।
एक तरफ जहां किसान पारंपरिक खेती में लगातार घाटा उठा रहे हैं, वहीं इस समय किसान भी नित्य नए प्रयोग कर खेती से अधिक मुनाफा कमाने के उपाय खोजने में लगे हुए हैं। भवानीपुर प्रखंड क्षेत्र के माधवनगर गांव में एक किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती के साथ मिश्रित खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खासकर मुक्वांचल एवं कैलांचल के नाम से विख्यात हो चुके धमदाहा अनुमंडल क्षेत्र में ये नया प्रयोग है। माधवनगर के किसान खुर्शीद आलम की सफलता से प्रभावित अनुमंडल क्षेत्र के अन्य किसानों ने भी इसमें कदम बढ़ाए हैं। माधवनगर के किसान खुर्शीद आलम ड्रैगन फ्रूट के खेत में ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ मक्का, गोभी, लहसुन आदि की मिश्रित खेती कर लोगों के लिए नजीर पेश कर रहे हैं। किसान खुर्शीद आलम ने बताया कि इस तरह से मिश्रित खेती कर किसान अपने खेतों से पारंपरिक खेती की अपेक्षा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रगतिशील किसान खुर्शीद आलम ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में किसानों के खेत की कुछ ही जमीन बाधित होती है। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ ड्रैगन फ्रूट की खेती में महज 5 कट्ठा जमीन ही इससे बाधित होती है। उन्होंने बताया कि बाकी की जमीन पर किसान साल भर दूसरी फसल की खेती कर सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रगतिशील किसान खुर्शीद आलम ने बताया कि वे ड्रैगन फ्रूट के अलावा सेब, अंजीर, अनार, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न एवं अन्य फसलों की भी खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके इस खेती में सरकारी अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलता रहा है। बिहार में हर साल बरसात के दिनों में बागमती नदी के रौद्र रूप के कारण बड़ी आबादी को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। हालांकि अब लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। शिवहर और पूर्वी चंपारण को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार सरकार ने मेगा प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। देखें ये रिपोर्ट। नदी के बाढ़ से हजारों लोगों को मिलेगी राहत। बिहार सरकार ने बनाया खास प्लान। बागमती के सरप्लस जल को बूढ़ी गंडक में मोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर चल रहा है काम। बिहार सरकार राज्य में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। अब बागमती नदी में आने वाली बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों को राहत देने के लिए मेगा प्लान पर काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल जल संसाधन विभाग बागमती नदी के सरप्लस जल को बूढ़ी गंडक नदी में मोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। इस योजना के पूरा हो जाने से शिवहर और पूर्वी चंपारण जिले के हजारों लोगों को बागमती नदी से आने वाले बाढ़ के प्रकोप से बचाया जा सकेगा। बिहार की सरकार ये बागमती नदी का जो धारा है, जो पानी है, उसको मोड़कर गंडक नदी में गिराने का जो काम कर रही है। निश्चित रूप से ये जो शिवहर जिला है और पूर्वी चंपारण जिले का एक बहुत बड़ा भूभाग है जिसको बाढ़ से राहत मिलेगी। बिहार सरकार की इस योजना के तहत शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा स्थल से पुरानी बागमती की धारा यानी बेलवा मीनापुर लिंक चैनल को मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी में मोड़ दिया जाएगा। इससे शिवहर के पिपराही प्रखंड और पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड की बड़ी आबादी को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। परियोजना के पूरा होने पर इस क्षेत्र के कई गांवों को बागमती नदी की बाढ़ से होने वाली त्रासदी से राहत मिलेगी। साथ ही इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा और जनजीवन और अधिक आरामदायक हो जाएगा। चाहे आधारभूत संरचना हो या फिर किसानों के फसल पैदावार हो, वो सब बाढ़ को भेंट चढ़ जाते हैं। इसलिए इस विभाग के मैंडेट में प्राथमिकता में बाढ़ प्रबंधन भी होता है और धीरे धीरे अब जब जल संसाधन हो गया है, जो लोगों के हित में उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये भी देखना इस विभाग के मैंडेट में धीरे धीरे आ गया है। इस मेगा प्लान के पूरा होने से हर साल बागमती नदी की वजह से आने वाले बाढ़ से मचने वाली तबाही से राहत मिलेगी। साथ ही खेतों में सिंचाई के लिए किसानों को पानी की कमी नहीं होगी, जिससे फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इससे पूरे इलाके में समृद्धि आएगी।
केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी बिहार में बाढ़ के प्रबंधन को लेकर काफ़ी गंभीर है। कोसी और गंडक जैसी नदियों का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही बागमती के सरप्लस पानी को डाइवर्ट करने से एक बड़ी आबादी को बाढ़ से बचाया जा सकेगा। इसके साथ ही सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और ये खबर है राजस्थान से, जहां जो महिलाएं पहले पर्दे और घूंघट में घर की चार दीवारी तक सीमित रहती थीं, आज वही समाज में बड़े बदलाव की तस्वीर पेश कर रही हैं। मरुधरा की इन ग्रामीण महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने के लिए कौशल यूं आजमाया कि अब उन्हें देख सैकड़ों महिलाएं प्रेरित होने लगी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। खेतों में दिन भर कड़ी धूप और कड़ाके की सर्दी में खेती करती ये महिलाएं आम किसान महिलाओं की तरह ही हैं, लेकिन 2 महीने पहले इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके चलते इनका जीवन एक बड़े बदलाव की ओर निकल पड़ा। दरअसल इन दिनों राजस्थान के अजमेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कई एनजीओ किसान महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं। किसान महिलाओं के लिए ट्रैक्टर चलाना और सीखना पहले मुश्किल हुआ करता था, लेकिन इस ट्रेनिंग ने उनके लिए सफलता के द्वार खोल दिए। हम महिलाओं को 20 दिन की ट्रैक्टर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। उसी ट्रेनिंग के माध्यम से उनका हम लोग प्रशिक्षण देके लर्नर लाइसेंस और परमानेंट लाइसेंस भी हम लोग बनवा के देते हैं। 800 बेनिफिशियरीज को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनका लाइसेंस भी हम लोग बनवा चुके हैं। तो आने वाले में हम लोगों का है कि हम कम से कम जितना ज़्यादा हो सके हम उतना महिलाओं को हम अप्रोच कर सकें। तो नंबर की अगर मैं बात करूँ तो हम चाहेंगे कि हम 1000 से भी उसको पार कर जाएं। अब आपको उन महिलाओं से मिलवाते हैं जिन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़कर रोजगार की दिशा में कदम उठाया है। ग्रामीण क्षेत्र की इन महिलाओं ने ट्रैक्टर चलाना सीखने में अपना उत्साह कुछ इस कदर दिखाया कि शुरुआत में 15-20 महिलाओं से शुरू हुआ ये कारवां अब 800 से ज्यादा महिलाओं की संख्या को पार कर चुका है। आज ये सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बन स्वयं कमाकर अपना घर चला रही हैं। तो मुझे पता चला इस ट्रेनिंग के बारे में। मैं अपने घर से करीबन 3 किलोमीटर दूर पैदल चल के यहाँ पे ट्रैक्टर की ट्रेनिंग लेने के लिए आती हूँ। महिंद्रा ट्रैक्टर की ट्रेनिंग में हमें बहुत अच्छे से ट्रैक्टर चलाना सिखाया गया है। 10 दिन तो हमने फील्ड में ट्रैक्टर चलाया और 6 दिन खेतों में ट्रैक्टर चलाया। जो ट्रैक्टर हमने खेतों में चलाया वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं ट्रैक्टर तो नहीं खरीद सकती, लेकिन मैं किराए पर ट्रैक्टर लाके मतलब अपने खेतों में हल जोत सकती हूँ, अपने परिवार की मदद कर सकती हूँ। सशक्त महिलाओं के लिए रोजगार भी सबसे जरूरी कदम है। बहरहाल जिन महिलाओं को पहले अपने पति, पिता और घर के पुरुष सदस्यों पर आश्रित रहना पड़ता था, अब अपने जरूरी खर्च वो खुद कमा पाती हैं। उन्हें किसी से जेब खर्च मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह अब कई महिलाएं खेती किसानी में छोटी छोटी चीजों का प्रशिक्षण देकर अपने जीवन को आसान बना रही हैं। जयपुर से कैमरा पर्सन केदार प्रसाद के साथ महेश दादीज की रिपोर्ट। और किसानों को पशुओं के पारंपरिक एवं वैकल्पिक पशु चिकित्सा पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश के भोपाल में होटल पलाश रेसिडेंसी में 11 और 12 मार्च के 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होगा। आयोजन की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। प्रदेश की पशुपालन एवं डेयरी विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के समन्वय से आयोजित इस कार्यशाला में दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट के विषय विशेषज्ञ अभय महाजन, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी उमाकांत उमराव, अध्यक्ष वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया उमेश चंद्र शर्मा शामिल होंगे। इसमें लगभग 110 प्रतिभागी सम्मिलित हो रहे हैं। कार्यशाला में वैकल्पिक पद्धति से पशुओं की चिकित्सा किए जाने संबंधी एक पॉलिसी बनाने का भी कार्य किया जाना है। देश में आदिकाल से पारंपरिक एवं वैकल्पिक पशु चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाता रहा है। इसे पुनः पशुओं की चिकित्सा में बढ़ावा देने एवं जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। वर्तमान में आधुनिक चिकित्सा पद्धति से एवं एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से इसका दुष्प्रभाव मनुष्य एवं पशुओं में देखा जा रहा है।
वर्तमान में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के कारण मनुष्यों एवं पशुओं में जीवाणु रोधी दवाइयों के प्रति प्रतिरोधकता का बढ़ना महामारी के रूप ले रहा है, जो एक भयानक वैश्विक खतरा बनता जा रहा है। इससे निपटने के लिए अल्टरनेट वेटरनरी प्रैक्टिस जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, पारंपरिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा इत्यादि का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, जिससे कम खर्च पर आसानी से पशुओं की बिना किसी दुष्प्रभाव की चिकित्सा की जा सकती है। और ओडिशा के गाहिरमाथा समुद्री अभयारण्य के एकाकुलानासी द्वीप पर लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुए फिर से दिखाई दे रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि 33 वर्षों के अंतराल के बाद ये कछुए सामूहिक रूप से अंडे देने और उन्हें सेने के लिए आए हैं। सहायक वन संरक्षक मानस दास ने बताया कि कछुओं की ये समुद्री प्रजाति आखिरी बार 1992 में समुद्री तट पर दिखाई दी थी, जब 3 लाख कछुओं ने अंडे दिए थे। उन्होंने इसे ओडिशा वन विभाग के नेतृत्व में चल रही कछुआ संरक्षण पहल में एक अत्यंत सकारात्मक प्रगति बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुर्वेद और श्री अन्न को दुनिया भर में प्रचलित करने में अहम भूमिका निभाई है। भारत से शुरू हुए इस अन्न क्रांति की गूंज मॉरिशस में भी देखने को मिल रही है। अब दुनिया भर के लोग बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज को अपने खानपान में शामिल करके स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ रहे हैं। बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, एक तरह का सुपर फूड है मिलेट्स। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस पर ध्यान आकर्षित किया, तभी हम लोगों को एहसास हुआ कि हम मिलेट्स को कितना कुछ बना सकते हैं। और यहाँ पर हम उसकी तरफ देख रहे हैं कि बाजरा, ज्वार, इन सबको मिलाकर यहाँ पर बहुत ही शानदार खाना यहाँ बनाया गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस आ रहे हैं, कितनी उत्साह है उनके आने से और क्या कुछ तैयारियां हैं? Well, I think there is a lot of excitement because it's also our independence, and with our, focus on Ayurveda and healthcare and well-being, I think millets are, at the center. If we want some healthy, tasty food, we can use millets in a variety of ways. मोदी जी के आने से हम ज़्यादा ही उत्साहित हैं। तो जो मॉरिशस जो है, हमें लोग लिटिल इंडिया के नाम से जानते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोदी जी आ रहे हैं हमारे देश में, मॉरिशस में। हम सब बहुत ही उत्साह से भरे हुए हैं और बहुत खुश हैं और बहुत बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ के मॉरिशस के नेशनल डे पे वो यहाँ पर आ रहे हैं और ये आशा करते हैं कि भारत और मॉरिशस के रिलेशनशिप और ज़्यादा सुधरेंगे और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत मेरठ और सहारनपुर मंडल के 1261 युवाओं को ऋण वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के कारण आज प्रदेश में चारों ओर से निवेश आ रहा है। आज प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में जो कदम उठाए गए हैं, डबल इंजन की सरकार के द्वारा उठाए गए प्रयासों का परिणाम है कि सुरक्षा की बेहतर स्थिति हुई, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम। आज प्रदेश में निवेश चारों ओर से आ रहा है। आज निवेश नहीं, उद्योग लग रहे हैं, हर एक स्तर पर लग रहे हैं, हर जनपद में लग रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार करके बहुत सारे उद्योग ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है और 60 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इन उद्योगों में सीधे नौकरी दे चुके हैं। खादी के उत्पादों को आस्था के पर्व महाकुंभ में आए करोड़ों लोगों द्वारा पसंद किया गया। करीब 1.5 महीने तक चले धार्मिक समागम में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा के खादी के उत्पादों की बिक्री हुई। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने जानकारी दी कि महाकुंभ में खादी के 98 स्टॉल और ग्रामोद्योग के 54 स्टॉल लगाए गए, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए के खादी उत्पादों और 2.26 करोड़ रुपए के ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री हुई है।
इस दौरान KVIC के चेयरमैन ने बीते 10 वर्षों की खादी क्षेत्र की प्रगति के बारे में बताया। साथ ही कहा कि इस दौरान खादी और ग्रामोद्योग की बिक्री 5 गुना बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पहले 31,000 करोड़ रुपए थी। इसके साथ अकेले खादी वस्त्रों की बिक्री में 6 गुना वृद्धि हुई है, जो 1,081 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 6,500 करोड़ रुपए हो गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में 10.17 लाख नए रोजगार भी सृजित हुए हैं। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम असम, मेघालय, नागालैंड और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम में सरसों और राई की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान आलू की खुदाई भी कर सकते हैं। असम में मूंग और उड़द की बुवाई के लिए उचित समय है। मेघालय की बात करें तो यहाँ किसान इन दिनों तैयार फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, लाई पत्ता और गांठ गोभी की कटाई करते रहे। मेघालय में अदरक और हल्दी की खुदाई भी जारी रखें। मेघालय के किसान इन दिनों टमाटर की नर्सरी तैयार करने का काम कर सकते हैं। नागालैंड में तैयार आलू और प्याज की खुदाई का काम करें। यहाँ के किसान गोभी, सरसों और राई की कटाई करें। मटर की तुड़ाई भी समय पर कर लें। मिजोरम में मिट्टी में मौजूद पर्याप्त नमी सुनिश्चित करने के बाद लोबिया बो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में साफ मौसम के दौरान मटर और धान की कटाई करें। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित और सूखे स्थान पर रखें। ठंड और नमी की स्थिति में सरसों की फसल में पत्ती झुलसा रोग और सफेद रथुआ जैसे कवक रोग लगने का खतरा है। फसल में संक्रमण की रोकथाम के लिए उचित वायु संचार सुनिश्चित करें। अगर पौधों का घनत्व अत्यधिक हो तो फालतू पौधों को हटाएं। जब फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की फसल तैयार होने की स्थिति हो तो उस समय जड़ सड़न और अन्य कवक रोगों की आशंका रहती है। ऐसे में गोभी वर्गीय सब्जियों के खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। फसल में रोग या कीट लगने पर विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। अरुणाचल प्रदेश में मक्का के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें।
अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हरियाणा और पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर है। राष्ट्रपति ने हिसार में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार का पहला पूर्ण बजट आज राज्य विधानसभा में पेश किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कठुआ जिले में 3 नागरिकों की हत्या की गहन और पारदर्शी जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने राज्य भर में कुल 14 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें चैतन्य बघेल के ठिकाने भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सीधे जिले में ट्रक एसयूवी की टक्कर में 7 लोगों की मौत हुई और वहीं 14 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश की बस्ती में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।